ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें एसएससी कैटेगरी में जाकर के सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी थियरी बैचेस चल रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैचेस चल रहे हैं या नॉन टेक्निकल के बैचेस चल रहे हैं, हर बैच की वीडियो को आप देख सकते हो। इस वक्त एक बैच थियरी का चल रहा है अनअकैडमी कैटेगरी में, एसएससी कैटेगरी में, जिसमें मशीन पावर सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच चल रहा है यूपीपीसीएल जेई के लिए। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच लेना चाहते हो या थियरी का बैच लेना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। साथ ही अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल भी पढ़ना चाहते हो तो भी आपको चीजें यहां पे मिलेंगी। और अगर आपका सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान है तो 25 जनवरी से पहले आप ले लो, क्योंकि फीस हाइक हो रही 25 जनवरी से। और आपको सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान करना क्या है, RK11 कोड का यूज करना है। बाय यूजिंग दिस कोड यू विल सेलेक्ट मी योर मेंटर एज वेल यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझे अपना मेंटर सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या क्या एडवांटेज हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, तो आपको थियरी वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मिलेगी और क्विज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, नॉन टेक्निकल चीजें मिलेंगी। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लो, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो टेक योर सब्सक्रिप्शन बिफोर 25 जनवरी बाय यूजिंग कोड RK11। एक साल की जो अभी फीस है दैट इज 5400 और जो 2 साल की फीस है दैट इज 6480। तो 1 ईयर और 2 ईयर की फीस है आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर यूजिंग कोड RK11। उसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल है। आप एसएससी कैटेगरी में जाकर के राजकुमार सिंह 730 सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। वहां पे आप जाकर के मेरी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मेरी स्पेशल क्लासेज देख सकते हो और जो फ्यूचर में मेरी स्पेशल क्लासेज होंगी उसका मैसेज भी आपके पास आएगा। और उसके अलावा अगर आपको बैच से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप जाकर के मेरी प्रोफाइल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक भी वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो टेक इट बिफोर 25 जनवरी। सो लेट्स स्टार्ट। ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ए वेरी गुड इवनिंग। वाईफाई स्टडी के इस चैनल पे, द लार्जेस्ट ऑनलाइन चैनल ऑफ इंडिया विच इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी, इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ए वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम पावर सिस्टम की चर्चा करेंगे और पावर सिस्टम में कंप्लीट पावर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। देखो, पावर सिस्टम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो 70, 80, 90 घंटे जाता है, मगर उस 90 घंटे को 1.5 घंटे में अगर बंद करना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। और आज की क्लास आपके लिए यूजफुल तभी होगी अगर आपने पावर सिस्टम पढ़ रखा होगा। आपने पावर सिस्टम पढ़ रखा होगा तो ये क्लास आज की आपके लिए यूजफुल होगी। आपको क्या करना है, आंखों को बंद करके बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और सारी चीजें आप रिकॉल करते हुए चले जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। चलिए इतने कम लोग क्यों हैं भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी से। सबसे पहले हम बात करते हैं
कि अगर आपके पास सवाल आए कि ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया, ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया, तो एल और सी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके पास फार्मूला है L बराबर 2 × 10⁻⁷ ln d अपान 0.7788 r। यहां से अगर आपसे कहा जाए कि कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया, अगर कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया तो इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर का साइज बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर का अगर साइज बढ़ा दिया जाए, रेडियस बढ़ा दिया जाए, तो इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टेंस घटेगा। दूरी बढ़ाओगे तो एल बढ़ेगा, दूरी घटाओगे तो एल घटेगा। आर बढ़ाओगे तो एल घटेगा, आर घटाओगे तो एल बढ़ेगा। यह कहानी है एल की वेरिएशन की डी और आर के साथ। और अगर सवाल पूछा जाए कि एल और आर में वेरिएशन करूं मैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये फार्मूला है ln d बाई आर। क्या फर्क पड़ेगा, ln d बाई आर, यानी अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, आप दूरी को घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। या अगर मैं आपसे कहूं आर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर आर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी तो सी बढ़ेगा। देखो, अगर आपने दूरी को बढ़ाया तो सी घटेगा, दूरी को घटाया तो सी बढ़ेगा। और अगर आर के साथ हमने छेड़छाड़ की, रेडियस के साथ, रेडियस बढ़ाया तो पूरी वैल्यू घटी तो सी बढ़ गया। और अगर रेडियस को घटाया तो पूरी वैल्यू बढ़ी तो सी की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। यानी अगर ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या कंडक्टर के साइज को यानी रेडियस को बढ़ाया या घटाया जाए, तो इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस पे सवाल आता है तो कर ले जाओगे या नहीं, बोलो हाँ या ना। डी और आर में अगर छेड़छाड़ की जाए तो एल और सी में क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल आता है आपका, ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला क्या है। सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला अगर देखा जाए तो सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला है √L/C, वेयर L इज इंडक्टेंस और C इज कैपेसिटेंस। L क्या है, इंडक्टेंस, C क्या है, C इज कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहां लेंथ कहीं नहीं है सर्ज इंपेडेंस में। सो सर्ज इंपेडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड लाइन की अगर हम बात करें तो ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू करीब 400 ओम के आसपास होती है। और अगर अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो अंडरग्राउंड केबल के लिए सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू लगभग 40 ओम के आसपास होती है। कितनी होती है, ओवरहेड लाइन के लिए 400, अंडरग्राउंड केबल के लिए कितनी होती है, 40 ओम के आसपास। उसके बाद हम बात करते हैं फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। जब कभी आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत लाइट लोड पे होती है या ट्रांसमिशन लाइन नो लोड पे होती है, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन लाइट लोड पे है, हल्का लोड है, नो लोड पे है, तो क्या होता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट कहां पे होता है, शॉर्ट में, मीडियम में या लॉन्ग में। फेरांटी इफेक्ट सिर्फ मीडियम और लॉन्ग में होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। सिर्फ मीडियम और लॉन्ग में क्यों होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस को हम कंसीडर करते हैं केवल मीडियम और लॉन्ग में, शॉर्ट में कंसीडर नहीं करते। सो इन मीडियम एंड long transmission line, due to capacitive effect या due to capacitor, receiving end voltage becomes greater than sending end voltage when the transmission line is lightly loaded or the transmission line is at no load। बात समझ में आई। फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड के पैरेलल में हम इंडक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लोड के पैरेलल में इंडक्टर लगाते हैं फेरांटी इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए। या अगर इंडक्टर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, अगर इंडक्टर नहीं मिलता है तो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज करोगे। एट नो लोड। Under excited synchronous motor at no load behaves as an inductor and over excited synchronous motor at no load behaves as a capacitor। तो ये कहानी है फेरांटी इफेक्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना वायरस की बात नहीं, कोरोना पावर लॉस की बात करते हैं। कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला एक प्रकार का पावर लॉस है। कब होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो कोरोना पावर लॉस होता है। कब होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो कोरोना पावर लॉस होता है। वो पर्टिकुलर वोल्टेज क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। अगर ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो कोरोना होता है। कोरोना होता है तो क्या क्या होता है, कोरोना होता है तो एक आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड हिसिंग नॉइज।
कोरोना होता है तो ओजोन गैस बनती है, ओजोन गैस बनती है, आवाज आती है, ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देता है और पावर का लॉस होता है। कोरोना जब होता है तो कोरोना के दौरान क्या क्या होता है? पावर का लॉस होता है, ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देता है, हिसिंग नॉइज आती है, ओजोन गैस बनती है। एयर का जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है तभी कोरोना स्टार्ट होता है। अगर आप कोरोना स्टार्ट करवाना चाहते हो तो जब तक एयर के इंसुलेशन की प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी कोरोना नहीं होगा। एयर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म कब होती है? किस वोल्टेज पे? द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स ऑफ द एयर एट विच वोल्टेज? ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है 30 kV पे। 30 kV इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 21 kV इज द RMS वैल्यू। 30 kV क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एंड 20 kV इज RMS वैल्यू। याद है भाई, एयर भी एक तरीके से इंसुलेटर का काम करती है या नहीं करती है? तो अगर एयर इंसुलेटर का काम करती है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज एयर को दे दोगे ना तो एयर भी टूट जाती है। सब कोई टूटता है, सब कोई बिकता है, बट सही फोर्स, सही वोल्टेज या सही कीमत लगाई जाए तो एयर को भी मिलने वाला वोल्टेज अगर 30 kV से या 21 kV से ज्यादा हो जाता है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। 30 kV इज द मैक्सिमम वैल्यू, 21 kV इज द RMS वैल्यू। बात समझ में आ रही है? कोरोना अगर होता है तो कोरोना होने के दौरान जो पावर लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कोरोना पावर लॉस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी प्लस 25 पे। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी प्लस 25 पे डिपेंड करता है कोरोना पावर लॉस, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा कोरोना पावर लॉस, कम फ्रीक्वेंसी कम कोरोना पावर लॉस। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कोरोना पावर लॉस बढ़ेगा। कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए जरा तरीका? कोरोना पावर लॉस को कम करने का क्या तरीका आपके पास हो सकता है? कोरोना पावर लॉस को अगर आप कम करना चाहते हो तो सबसे पहले है कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दो। कंडक्टर के बीच की दूरी को क्या करो? बढ़ा दो। डिस्टेंस जो है कंडक्टर के बीच की बढ़ा दो, स्पेसिंग बढ़ा दो, या कंडक्टर का साइज बढ़ा दो, ज्यादा रेडियस का कंडक्टर ले लो, या बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करके आप कोरोना को कम कर सकते हो, या हॉलो कंडक्टर, खोखले कंडक्टर का इस्तेमाल करके आप कोरोना को कम कर सकते हो। सवाल आता है कि बंडल्ड कंडक्टर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर व्हाट पर्पज, या हॉलो कंडक्टर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर विच पर्पज? तो हॉलो कंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए। बंडल्ड कंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए। उसके अलावा दूरी बढ़ा करके या ज्यादा रेडियस के कंडक्टर का इस्तेमाल करके आप कोरोना पावर लॉस को कम कर सकते हो। तो चीजें याद रहेंगी। हाँ जी, तारों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे, मींस वही डिस्टेंस बढ़ा दो, ज्यादा रेडियस का कंडक्टर ले लो, हॉलो कंडक्टर ले लो, बंडल्ड कंडक्टर ले लो, या स्मूथ सरफेस वाला कंडक्टर ले लो, चिकनी सरफेस वाला, वहां भी कोरोना कम होता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो तो कोरोना होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। पहाड़ी इलाकों पे अगर आप जाओगे कोरोना इज मोर फ्रिक्वेंट। धूप की वजह, डस्ट की वजह से, धूल की वजह से, बरसात की वजह से, तूफानी मौसम में कोरोना ज्यादा होता है। रेनी वेदर, स्टॉर्मी वेदर, ड्यू टू डस्ट कोरोना इज हाई। बात समझ में आ रही है? कोरोना पावर लॉस इज मिनिमम फॉर व्हाट शेप? अगर कंडक्टर का शेप कैसा हो कि कोरोना पावर लॉस मिनिमम होगा? जवाब दीजिए आप लोग। जो कंडक्टर होता है जिसमें कोरोना पावर लॉस होता है उसका शेप कैसा हो कि कोरोना पावर लॉस मिनिमम होगा? आप सभी लोग बताइए जरा कमेंट करके। शिवम, खुशी, अशोक, सालू, एवरीवन। अरे मैंने कहा कि अगर कंडक्टर का शेप कैसा हो कि कोरोना पावर लॉस उसमें मिनिमम होगा? जरा आप लोग भी कमेंट करके कुछ तो बताइए। सर्कुलर शेप। अरे अगर सर्कुलर शेप है कंडक्टर का तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर शेप के लिए कोरोना पावर लॉस विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ये कोरोना पावर लॉस की कहानी थी। उसके बाद अगर हम बात करें स्विच गियर की, तो स्विच गियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज को हम कहां लगाते हैं? लाइव वायर में लगाते हैं या न्यूट्रल वायर में लगाते हैं? फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं। आर में लगाएंगे, वाई में लगाएंगे, बी में लगाएंगे, न्यूट्रल में कभी नहीं लगाएंगे। फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं? फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, फ्यूज को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाया जाता। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो या हाई? लो। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो। फ्यूज की कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई। फ्यूज की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? लो। फ्यूज की रेजिस्टिविटी लो,
कंडक्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो, कॉस्ट लो, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए फ्यूज को। फ्यूज जो होता है क्या करता है, अगर उसके अंदर से बहने वाली करंट एक पर्टिकुलर करंट से ज्यादा हो जाती है तो फ्यूज पिघल जाता है। यानी अगर कभी करंट ज्यादा हो जाए और उससे आपकी डिवाइस इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है तो उस डिवाइस इक्विपमेंट को बचाने का काम, सुरक्षा देने का काम कौन करती है? फ्यूज। यानी अपने अंदर से गुजरने वाली एक्सेसिव करंट को रोक देगा फ्यूज अपनी जान दे करके। वो करंट जिसपे फ्यूज पिघल जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। वो करंट जिसपे फ्यूज पिघल जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर एक टर्म होता है। फ्यूजिंग फैक्टर याद है आपको? फ्यूजिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, पहली चीज। दूसरा, फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो रेशियो किसका किसका होता है? फ्यूजिंग फैक्टर रेशियो होता है फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग। फ्यूजिंग फैक्टर रेशियो होता है फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट क्या है? वो करंट जिसपे फ्यूज पिघल जाता है, और करंट रेटिंग वो करंट है, वो मैक्सिमम करंट जो फ्यूज कैरी कर सकता है बिना मेल्ट किए। तो फ्यूजिंग फैक्टर एक से ज्यादा होता है। एक फ्यूज लॉ होता है। फ्यूज लॉ क्या होता है? आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। यो क्या है? ये क्या है? ये है फ्यूज लॉ। मींस अगर डी डायमीटर है फ्यूज के मटेरियल का और आई फ्यूजिंग करंट है, मींस आई करंट पे फ्यूज पिघल रहा है अगर डायमीटर डी है तो ये है। यानी अगर आप चाहते हो कि फ्यूज ज्यादा से ज्यादा करंट पास करा पाए तो डायमीटर आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूज जल्दी पिघल जाए तो डायमीटर कम रखना पड़ेगा। चिंटू कह रहा समझ में नहीं आया सर। जब आप थियरी और डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आज हम बिल्कुल रिवाइज करवा रहे हैं केवल, तो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, यह कहानी है फ्यूज लॉ की। उसके बाद हम बात करें रिले और सर्किट ब्रेकर वगैरह की। रिले का काम क्या होता है? रिले का काम होता है फॉल्ट को डिटेक्ट करना। सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को इंटरप्ट करना। बर्डन ऑफ रिले क्या होता है? वोल्ट इनटू एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले इज कॉल्ड बर्डन ऑफ रिले। पिकअप करंट ऑफ रिले क्या होती है? वो करंट जिस पे रिले ऑपरेट करता है, वो करंट जिस पे रिले सर्किट ब्रेकर को मैसेज भेजता है सर्किट ओपन करने के लिए, दैट करंट इज कॉल्ड पिकअप करंट ऑफ रिले। क्या रिले सर्किट को ब्रेक करता है? जी नहीं। रिले क्या करता है? फॉल्ट को सेंस करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, फॉल्ट को पहचानता है। सर्किट को ब्रेक करने का काम किसका होता है? सर्किट ब्रेकर का होता है। सर्किट ब्रेकर मेक द फॉल्ट और मेक द सर्किट और ब्रेक द सर्किट। सर्किट को ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है। सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक या मेक कर सकता है। कहां? नो लोड पे या फुल लोड पे? दोनों पे। सर्किट ब्रेकर कैन मेक द सर्किट और ब्रेक द सर्किट एट नो लोड और एट फुल लोड। चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, दोनों पे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर सकता है। फुल लोड पे इसलिए ऑपरेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर आर्क को बुझाने की व्यवस्था होती है। आर्क एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट इसके पास होता है, आर्क को क्वेंच करने की व्यवस्था इसके पास होती है। इसलिए सर्किट ब्रेकर को नो लोड पे या फुल लोड पे दोनों पे ऑपरेट करा सकते हो। लेकिन यही एक आइसोलेटर होता है जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ नो लोड पे ऑपरेट कराते हैं। आइसोलेटर को फुल लोड पे ऑपरेट नहीं कराते, क्योंकि फुल लोड पे ऑपरेट कराओगे तो आर्क आएगी और आर्क को बुझाने की व्यवस्था नहीं है। बात समझ में आ रही है? आइसोलेटर को केवल और केवल नो लोड पे ऑपरेट कराते हैं, फुल लोड पे नहीं कराएंगे। क्यों? अगर फुल लोड पे ऑपरेट कराओगे तो आर्क आएगी, चिंगारी, और चिंगारी को बुझाने की व्यवस्था नहीं होती है। बात आ रही समझ में? चलो, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटर तो मेंटेनेंस पर्पज के लिए होता है। आइसोलेटर किसके लिए होता है? मेंटेनेंस पर्पज के लिए। और सर्किट ब्रेकर जो होता है वो नो लोड या फुल लोड दोनों पे काम कर सकता है। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसमें होती है? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग एमवीए में होती है। एमवीए में द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज एक्सप्रेस्ड इन एमवीए। ठीक है। सर्किट ब्रेकर में एक होती है मेकिंग करंट, एक होती है ब्रेकिंग करंट। सर्किट ब्रेकर में एक होती है मेकिंग करंट, एक होती है ब्रेकिंग करंट। क्या होती है ब्रेकिंग करंट? सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब अलग अलग होते हैं, जब कॉन्टैक्ट्स अलग अलग होते हैं तब जो करंट फ्लो हो रही होती है दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग करंट, और जब कॉन्टैक्ट पास पास आ रहे होते हैं तब जो करंट होती है दैट इज कॉल्ड मेकिंग करंट। कौन ज्यादा होता है मेकिंग और ब्रेकिंग में से? मेकिंग करंट ज्यादा होती है। मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट।
ब्रेकिंग करंट को हम आरएमएस में रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेकिंग करंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? आरएमएस में। मेकिंग करंट को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? मेकिंग करंट को हम पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। मेकिंग करंट को पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में और ब्रेकिंग करंट को आरएमएस वैल्यू में मेकिंग करंट ज्यादा होती है ब्रेकिंग करंट से। मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आता है मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी भी एमवीए में होती है और मेकिंग कैपेसिटी भी एमवीए में होती है। रिलेशन क्या है दोनों में? मेकिंग कैपेसिटी बराबर होती है 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी बराबर होती है 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, मेकिंग करंट ज्यादा होती है। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर एमवीए में होता है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर कई टाइप के होते हैं। सबसे कम वोल्टेज के लिए जिस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं दैट इज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, जिसमें नॉर्मल एयर का इस्तेमाल करते हैं आर्क को बुझाने के लिए। और सबसे ज्यादा वोल्टेज के लिए लाइक 765 केवी का अगर हमारे पास वोल्टेज है या 400 केवी से ज्यादा का वोल्टेज है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं SF6 गैस सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर का। सवाल आता है किस सर्किट ब्रेकर में सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सवाल आता है ये रेजिस्टेंस स्विचिंग जो होती है वो किस सर्किट ब्रेकर में करते हैं? रेजिस्टेंस स्विचिंग हम करते हैं नॉर्मली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। रेजिस्टेंस स्विचिंग में क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1/2 √L/C। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, R बराबर 1/2 √L/C। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग में जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट ब्रेकर के, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है। सवाल आता है करंट चोपिंग। करंट चोपिंग या फोर्स्ड करंट जीरो एक मेथड है। फोर्स्ड करंट जीरो या करंट चोपिंग एक मेथड है। ये किस सर्किट ब्रेकर में करते हैं? तो इसको हम करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। और अगर ऑप्शन में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर नहीं है तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर नहीं है करंट चोपिंग के लिए ऑप्शन में, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम का आप टिक कर सकते हो। दोनों है और एक सिलेक्ट करना है तो एयर ब्लास्ट को ही आप सिलेक्ट करोगे। तो करंट चोपिंग किसमें करते हैं? एयर ब्लास्ट में। रेजिस्टेंस स्विचिंग करते हैं किसमें करते हैं? एयर ब्लास्ट में। बात आ रही समझ में? अरे बोलो भाई। उसके बाद हम बात करते हैं दोबारा रिले की। रिले कई टाइप के होते हैं। एक रिले होता है डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले के 3 बेटे होते हैं। डिस्टेंस रिले के 3 बेटे होते हैं और उन तीनों बेटों की अगर हम बात करें उसमें से एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। डिस्टेंस रिले के 3 बेटे होते हैं, याद रखो। रिया, RIA, रिया। R मींस रिएक्टेंस रिले किसके लिए होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। I मींस इंपेडेंस रिले किसके लिए होता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। A मींस एडमिटेंस रिले किसके लिए होता है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो अगर सवाल आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले का इस्तेमाल करेंगे, तो रिएक्टेंस रिले। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए इंपेडेंस रिले और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए एडमिटेंस रिले या महो रिले का इस्तेमाल करेंगे। RIA, रिया, याद रख सकते हो आप ऐसे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। तो रिएक्टेंस रिले या इंपेडेंस रिले या एडमिटेंस रिले, ये जो है डिस्टेंस रिले के टाइप हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। सवाल ये भी कई बार आ जाता है कि इंपेडेंस रिले जो होता है, इंपेडेंस रिले जो होता है उसका लोकस कैसा होता है? तो इंपेडेंस रिले का जो लोकस होता है वो होता है सर्किल, और इस सर्किल का सेंटर होता है ओरिजिन पे। इसका लोकस होता है, इसका जो लोकस होता है वो होता है सर्किल, और उस सर्किल का सेंटर होता है ओरिजिन पे। रिएक्टेंस रिले का लोकस कैसा होता है? रिएक्टेंस रिले का लोकस होता है स्ट्रेट लाइन, और एडमिटेंस रिले जो होता है उसका लोकस होता है सर्किल, मगर उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है। बात आ रही समझ में? एडमिटेंस रिले जो होता है इसका लोकस क्या होता है? इसका लोकस भी सर्किल होता है मगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है। तो ये सब कहानी याद रहेगी। डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल आप जनरेटर के लिए या ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो। किसके लिए? ट्रांसफार्मर या जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए। आता है ऑपरेटिंग टॉर्क। क्या होता है? ऐसा टॉर्क जो रिले को ऑपरेट करवाना चाहता है, दैट इज ऑपरेटिंग टॉर्क। एक होता है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। क्या होता है? तो स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क लगता है, जो रिले को जिस पोजीशन में रिले है उसी पोजीशन में रखना चाहता है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। और रिले ऑपरेट तभी करता है जब ऑपरेटिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। नहीं बात आई समझ में? बात नहीं आई समझ में? चिंटू कह रहा सर पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या पढ़ा रहे हो? अरे आपका पेपर होने वाला है,
ये सब तो पढ़ रखा होगा आपने, नहीं पढ़ रखा है? पूरा रिवीजन कराना एक तरीके से दौड़ा करके, जरा चेक करते रहो अपने आप को कि कितना आपने पढ़ रखा है। बोलो हाँ या ना। सवाल आता है कि जो फ्यूज होता है उसका टाइम के साथ, फ्यूज को मेल्ट होने में जो टाइम लगता है उसका करंट के साथ कैसा रिलेशन होता है? तो फ्यूज के मेल्ट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम का ग्राफ जो होता है करंट के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टाइम और करंट के बीच में। यानी अगर करंट फ्यूज में बहुत ज़्यादा है तो फ्यूज के मेल्ट होने में बहुत कम टाइम लगेगा, और करंट अगर बहुत कम है तो फ्यूज के मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स फ्यूज हैज़ इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूज हैज़ इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अरे भाई अगर करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है तो फ्यूज तो पिघलेगा। मान लो फ्यूजिंग करंट 100 एम्पियर है, लेकिन अब 100 एम्पियर से बस थोड़ा सा ज्यादा हुआ 102 एम्पियर, तो फ्यूज पिघलेगा मगर थोड़ा ज्यादा टाइम लेके पिघलेगा। लेकिन अगर करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है, जो उसकी 100 एम्पियर थी लेकिन 100 से ज्यादा बहुत हो गई, 5,000 एम्पियर हो गई, फ्यूज बहुत जल्दी पिघलेगा। यानी पिघलेगा फ्यूज अगर करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गई तो फ्यूज बहुत कम टाइम लेकर के पिघल जाएगा, जल्दी फास्ट। और अगर कम करंट है, मींस फ्यूजिंग से थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो फ्यूज अपना आराम से टाइम लेकर के पिघलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब समझ में आया? फ्यूज क्या है? ELCB का पूरा नाम क्या है? ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये सब फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है, लाइटनिंग अरेस्टर, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? लीनियर या नॉन लीनियर? लाइटनिंग अरेस्टर का रेजिस्टेंस नॉन लीनियर होता है। हाई वोल्टेज के लिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है और लो वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर हाई वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस कम होता है और फिर वो हाई वोल्टेज लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू जमीन में चला जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है हाई वोल्टेज से, लाइटनिंग के हाई वोल्टेज से इक्विपमेंट की, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह, उसकी सुरक्षा करना। इसे ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में, लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड, दोनों साइड में हम लगा देते हैं क्या? लाइटनिंग अरेस्टर। ट्रांसफार्मर के बहुत करीब में होता है लाइटनिंग अरेस्टर। इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ट्रांसफार्मर ऑन बोथ साइड, लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड। वी यूज व्हाट? लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, तो आप बोल सकते हो वेरिएबल रेजिस्टर, या इन दोनों को मिला दोगे तो मिलेगा वेरिएस्टर। वेरिएस्टर का कहां से बना है? वेरिएबल प्लस रेजिस्टर, दैट इज कॉल्ड वेरिएस्टर। ये कहां से, किससे बना होता है? थायराइट एक मटेरियल है, थायराइट से बना होता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, या जिंक ऑक्साइड वगैरह से बनाते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर को। बात समझ में आई? ट्रांसमिशन टावर के सबसे ऊपर से जो वायर जाता है उस वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। ट्रांसमिशन टावर के सबसे टॉप पे जो वायर जाता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वायर, अर्थ वायर, जो क्या करता है? लाइटनिंग वगैरह से सुरक्षा प्रदान करता है। एक हमारे पास होती है अर्थ स्विच। अर्थ स्विच वगैरह आपने पढ़ा होगा कि जब कभी मेंटेनेंस वगैरह करना होता है किसी इक्विपमेंट में, तो अर्थ स्विच को क्लोज कर देते हैं ताकि रेजिडुअल एनर्जी जो इक्विपमेंट की वो जमीन में चली जाए, फिर उसके बाद उस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। अर्थ स्विच नॉर्मली ओपन होती है, जब मेंटेनेंस करना हो उस दौरान केवल अर्थ स्विच को क्लोज करते हैं। बात आ रही समझ में? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली 3 पावर प्लांट है, थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो। थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो। सबसे ज्यादा बिजली किससे बनाते हैं? थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद हाइड्रो से कितनी बनाते हैं? लगभग 20% के आसपास। और न्यूक्लियर से कितनी बनाते हैं? लगभग 3% के आसपास। 65 से 70% थर्मल से, 20% के आसपास हाइड्रो से, 3% के आसपास न्यूक्लियर से बिजली बनाते हैं। इन तीनों पावर प्लांट में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है? पोल्यूशन सबसे ज्यादा करता है थर्मल पावर प्लांट। सबसे कम पोल्यूशन कौन करता है? हाइड्रो पावर प्लांट। पानी है, पानी से कौन सा पोल्यूशन होगा? सबसे कम पोल्यूशन करता है हाइड्रो पावर प्लांट। सवाल आता है सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट किसकी होती है? सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हाइड्रो पावर प्लांट और नंबर 3 पे आता है थर्मल पावर प्लांट। कैपिटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे कम है थर्मल पावर प्लांट। ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी रनिंग कॉस्ट इज मिनिमम हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट पानी ही तो है, ना तो कोयला जलाना है, ना तो डीजल जलाना, कुछ भी नहीं चलाना है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट में मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम। पोल्यूशन सबसे ज्यादा किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से। पोल्यूशन सबसे कम किससे होता है? हाइड्रो पावर प्लांट से। कैपिटल कॉस्ट किसकी सबसे ज्यादा होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 1, नंबर 2 पे हाइड्रो, नंबर 3 पे थर्मल पावर प्लांट।
रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसकी होती है? रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है हाइड्रो पावर प्लांट की। रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो थर्मल पावर प्लांट की। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ईंधन को ढोने की कीमत सबसे कम किसमें होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में। क्या पानी ढो के ले आओगे क्या? अरे मान लो दिल्ली में है पावर प्लांट, तो क्या पानी गुजरात से लेके आओगे? मोदी जी ट्रेन चलाते हुए आएंगे, हाँ भाई भी पानी रखा हुआ हाइड्रो पावर प्लांट में, पानी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा होगा क्या? या ट्रक में पानी लेकर के आओगे, पानी ढोकर के लेके आओगे क्या यहां से वहां? नहीं, पानी कहां ढो के ले आते हैं भाई? जहां पानी आसानी से अवेलेबल होता है वहीं पे हम हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह बनाते हैं। तो पानी वगैरह को ढोते नहीं हाइड्रो पावर प्लांट। कोयला ढोते हो आप, कोयला ट्रक से, ट्रेन से कोयला आता है, झारखंड से आ रहा, झरिया से आ रहा कोयला वगैरह, बोलो। तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर बात की जाए, इट इज मिनिमम इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट एंड इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सबसे स्किल्ड वर्कर की जरूरत कहां पड़ती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सबसे कम स्किल्ड लोगों की जरूरत कहां पड़ती है? हाइड्रो पावर प्लांट में। न्यूक्लियर बड़ा खतरनाक होता है, हार्मफुल रेडिएशन अगर निकल गई ना तो आसपास के लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कई बार। तो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए किसके लिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। सबसे कम स्किल्ड हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। सबसे ज्यादा खतरा किस पावर प्लांट से होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। सबसे ज्यादा खतरा किस पावर प्लांट से होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। कई बार क्या होता है, आपने देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, या और भी अभी कुछ दिन पहले कुछ इंसिडेंसेज हुए थे कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं पे है, मान लीजिए मुखर्जी नगर में है दिल्ली में, या ऐसे बहुत ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत घनी आबादी है, और कुछ अगर दुर्घटना हुई तो बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो जाती है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम नॉर्मली ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे आसपास कम आबादी रहती है, और रिमोट एरिया जो बनाते हैं। तो जो वर्कर होना चाहिए बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, और साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, ठीक है। लोकेशन क्या होती है? लोकेशन रिमोट एरियाज में होती है किसकी? न्यूक्लियर पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट की भी रिमोट एरियाज में ही होती है, क्योंकि डैम वगैरह बनाना पड़ता है, तो डैम वगैरह बेस शहर में तो बनाने की जगह होती नहीं नॉर्मली। थर्मल पावर प्लांट को आप बीच शहर में लोड सेंटर के पास बना सकते हो, लोड सेंटर के आसपास बना सकते हो आप। तो इसमें सवाल यही आता है कि लाइफ किसकी सबसे ज्यादा होती है? सबसे लंबे समय तक कौन चलेगा? सबसे लंबे समय तक चलेगा आपका हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे लंबे समय तक। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीनों की बात करें, सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, मोर देन 90%। 90% के आसपास होती है इफिशियंसी हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और सबसे कम थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल और न्यूक्लियर की लगभग आसपास होती है, 30-35% के आसपास थर्मल की होती है, और 35-40 के आसपास न्यूक्लियर की होती है। दोनों के लगभग आसपास ही होती है, बट अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे न्यूक्लियर और थर्मल में, तो न्यूक्लियर की थोड़ी ज्यादा होती है, थर्मल की और कम होती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, लोवेस्ट होती है थर्मल पावर प्लांट की। तो याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोबारा से थर्मल पावर प्लांट की, कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, अब की बार लोको पायलट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस में, उससे कम लिग्नाइट में, सबसे कम पीट में। एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम पीट में। जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन, वो कोयला उतना ज्यादा हार्ड होता है। जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन, उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उस कोयले के 1 ग्राम को जलाने पर ज्यादा हीट पैदा होगी। जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होता है, वो कोयला उतना ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड यानी हार्डनेस ज्यादा होगी अगर कार्बन ज्यादा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी अगर कार्बन ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक, कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। सवाल आता है थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर हम यूज करते हैं उसका पीएच कितना होता है? तो थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर हम यूज करते हैं उसका पीएच होता है 8.5। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इकोनोमाइजर इफिशियंसी को बढ़ाता है। इकोनोमाइजर क्या काम करता है थर्मल पावर प्लांट में? इकोनोमाइजर क्या काम करता है? फ्लू गैसेज से जो हीट है, फ्लू गैसेज की जो हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। फ्लू गैसेज की हीट को एब्जॉर्ब करके उस हीट से बॉयलर में जाने वाला जो पानी है उसको पहले से थोड़ा सा गर्म कर देता है। बॉयलर में जाने वाला जो पानी है, कि जिसको बॉयलर में गर्म होना ही है, पहले से थोड़ा सा गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। कैसे? फ्लू गैसेज की हीट को लेकर के। इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर पानी का टेम्परेचर पहले से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो बॉयलर में वो पानी आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये इकोनोमाइजर का काम है। फिर एयर प्रीहीटर का क्या काम होता है? एयर प्रीहीटर भी हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। एयर प्रीहीटर का काम होता है कि फ्लू गैसेज जो होती हैं, फ्लू गैसेज की हीट को खींच के, एब्जॉर्ब करके, एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, उस हीट से जो एयर जाती है बॉयलर, जो एयर जाती है आपके फर्नेस में या फर्नेस में, उस एयर के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देती है। एयर प्रीहीटर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू द बॉयलर या टू द फर्नेस। इससे क्या होगा भाई, कोयला जलाओगे तो एयर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर एयर पहले से थोड़ी सी गर्म है तो कोयले की जो नमी वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह, उसको एब्जॉर्ब करके जल्दी जल जाता है कोयला, तो इफिशियंसी वगैरह बेहतर हो जाती है। तो जो एयर जाती है, जो कि जरूरी है कोयला जलने के लिए, उस एयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर भी इफिशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करती है, इकोनोमाइजर भी इफिशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करती है। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में आपका पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, फर्नेस में कोयला जलता रहता है। कंडेंसर में क्या होता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। कूलिंग टावर क्या करता है, कूलिंग टावर मदद करता है कंडेंसर की, किस चीज के लिए, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम, या उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का क्या काम होता है, जो आपकी फ्लू गैसेज निकलती हैं चिमनी से, उस चिमनी से निकलने वाली गैसेज में से हार्मफुल पार्टिकल्स को, एयर पोल्यूटिंग एजेंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, ये सारी कहानी आपको याद रखनी चाहिए। पीएच जो होता है वाटर का 8.5 के आसपास होता है। एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट के करीब 30-35-40% के आसपास होती है, 30-35% के आसपास, काफी लो होती है। इसमें हम एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम क्या होता है कि जब कोयला जलता है तो कोयला जलने से जो फ्लू गैसेज निकलती हैं, उन फ्लू गैसेज को खींच के चिमनी के थ्रू बाहर भेजने का काम होता है किसका, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का। कोयला जलता है, जो फ्लू गैसेज निकलती है, उन फ्लू गैसेज को खींच के चिमनी से बाहर भेजने का काम होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन गर्म गैसेज के साथ डील करता है, महंगा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, चिमनी के निचले हिस्से में लगा होता है नॉर्मली, ताकि भेज पाए। और एक होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन का क्या काम होता है, नॉर्मल एयर जो है, नॉर्मल जो सराउंडिंग की एयर है, वातावरण की एयर, उस ठंडी एयर को ले आता है फर्नेस में, ताकि कोयला अच्छे से जल पाए। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन नॉर्मल या कूल ठंडी हवा के साथ डील करता है, इसलिए सस्ता होता है, डिजाइन आसान होता है इसका। ये थर्मल पावर प्लांट की कहानी थी। थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है, थर्मल पावर प्लांट काम करता है रैंकाइन साइकिल पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है, हाइड्रो पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है, सब क्वेश्चन आता है। तो थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे, हाइड्रो पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे, गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। बात आ रही समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हैवी एटम्स होते हैं उसके ऊपर न्यूट्रॉन आके टकराता है और वो हैवी एटम्स टूटते हैं, और हैवी एटम जब टूटते हैं दो छोटे छोटे एटम में, इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन्स में निकलते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सवाल आता है मॉडरेटर का क्या काम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। मॉडरेटर का काम होता है जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। मॉडरेटर मींस मंदक, मॉडरेटर मींस मंदक। मॉडरेटर के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर के तौर पे हम H2O मींस नॉर्मल वाटर, D2O मींस हैवी वाटर, या ग्रेफाइट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो आप। H2O, D2O या ग्रेफाइट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो मॉडरेटर के तौर पे। जो फास्ट रिएक्टर होते हैं उसमें किसी मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सवाल आता है कूलेंट का। कूलेंट का क्या काम होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो हीट होती है, एक्सेस हीट को रिमूव करना, यानी कूल करने का काम होता है किसका, कूलेंट का। कूलेंट मतलब शीतलक। शीतलक के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, शीतलक के तौर पे H2O का इस्तेमाल कर सकते हो, D2O यानी हैवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, मॉल्टन सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, या मॉल्टन सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल। मॉल्टन मींस लिक्विड स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में सोडियम का इस्तेमाल, या मॉल्टन सोडियम पोटेशियम मींस सोडियम और पोटेशियम को मिक्सचर कर दो पिघली हुई अवस्था में या मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कूलेंट के तौर पे। कंट्रोल रॉड का क्या काम होता है, कंट्रोल रॉड का काम होता है जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके
इस न्यूक्लियर जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन का, इसको कंट्रोल करना। कंट्रोल रॉड का काम होता है, जो चेन रिएक्शन चल रही है न्यूक्लियर फिजन वाली, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। कैसे? एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके। तो कंट्रोल रॉड के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बोरान का, कैडमियम का और हाफनियम का। बोरान की छड़ों का, कैडमियम की छड़ों का या हाफनियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल रॉड के तौर पे। फिर आता है सील्डिंग का काम। सील्डिंग का काम होता है बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए, कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो सारा प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर फिजन वगैरह का, वहां से हार्मफुल किरणें बाहर निकलती हैं जो आसपास लोग काम करेंगे उनके शरीर पे बुरा प्रभाव डालती हैं। तो उस हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की एक लेयर लगा देते हैं, या उसको गहरे पानी में डुबो देते हैं, या एक लेड की लेयर लगा देते हैं। तो लेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप पूल ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए या सील्डिंग के लिए। किसके लिए? सील्डिंग के लिए। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें हम यूज करते हैं डैम का। डैम हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महंगा हिस्सा होता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, जगह भी काफी लेता है। डैम का काम होता है आर्टिफिशियल स्टोरेज प्रोवाइड करना, पानी को स्टोर करना काफी हाइट तक। उसके बाद पेन स्टॉक होता है जिससे पानी आता है, ठीक है, टरबाइन को घुमाता है और बिजली बनती है। इसमें एक सर्ज टैंक होता है। सर्ज टैंक का क्या काम होता है? कई बार जब पानी पेन स्टॉक की पाइप से आता है और पाइप में कोई अवरोध आ जाए, मान लो कंकड़ पत्थर फंस गया या पाइप कहीं मुड़ी हुई है, तो पाइप पे प्रेशर बढ़ जाता है, और पाइप पे प्रेशर बढ़ता है तो पाइप टूट सकता है, फूट सकता है। पाइप टूट न जाए, फूट न जाए, उससे बचाने का काम करता है कौन? सर्ज टैंक का। हाइड्रोलिक शॉक क्या होता है? वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक शॉक या वाटर हैमरिंग इफेक्ट हाइड्रो पावर प्लांट में होता है कब? जैसे पेन स्टॉक से पानी आ रहा है, रास्ते में कंकड़ पत्थर आ गया तो पानी आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा? फिर पाइप टूटेगी। या मान लीजिए पाइप कहीं आ रही है और मुड़ी है सडनली, तो जहां मुड़ी होगी वहां पाइप के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाएगा पानी। तो जो पानी पाइप के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाता है, ज्यादा फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक शॉक, पानी का धक्का, पानी का झटका। या वाटर हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमर की तरह काम करता है, मींस तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस वाटर हैमरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए, मींस पाइप टूट न जा, बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। सर्ज टैंक क्या करता है? जब देखता कोई अवरोध आ गया, पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पाइप टूट सकता है, तो जो पानी आगे बढ़ना चाह रहा था उस एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है सर्ज टैंक। उसके अलावा इसमें हम ट्रैश रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैश रैक छननी का काम करता है, कि जो पानी पेन स्टॉक में जाता है उसमें से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है कौन? ट्रैश रैक। यहाँ पे हम स्पिलवे का भी इस्तेमाल करते हैं। स्पिलवे क्या करता है? अगर कई बार पानी डैम की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, अगर लगता है कि पानी इतना ज्यादा हो गया कि डैम टूट सकता है, तो अगर पानी डैम की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो इस एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम स्पिलवे का इस्तेमाल करते हैं। एक 4 वे टैंक होता है, जो छोटा छोटा सा टैंक होता है। 4 वे टैंक क्या करता है? अगर लगता है कि उसको पानी ज्यादा हो गया डैम के पास, तो पानी रख भी लेता है, और लगता है कि पानी की जरूरत पड़ रही है तो पानी दे भी देता है। तो 4 वे टैंक एक प्रकार से छोटा रिजर्वायर होता है, जो पानी दे भी सकता है जरूरत के वक्त, और पानी ले भी सकता है अगर ज्यादा पानी है तो एक छोटे से रिजर्वायर का काम करता है कौन? 4 वे टैंक। तो 4 वे टैंक हो, या फिर स्पिलवे हो, या फिर आपका ट्रैश रैक हो, या सर्ज टैंक हो, या फिर आपका 4 वे टैंक हो, ये सारे के सारे हाइड्रो पावर प्लांट के हिस्से हैं, हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ क्या होता है? जो पानी आप डिस्चार्ज करते हो, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज्ड वाटर, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज्ड वाटर, वाई एक्सिस पे क्यू डिस्चार्ज वाटर, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पे टाइम, दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ द पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होता है? एक्स एक्सिस पे टाइम, यानी समय के साथ कितना वाटर आपने डिस्चार्ज किया। सवाल आता है कि टरबाइन कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? हम कैप्लन और पेल्टन या फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। कैप्लन, फ्रांसिस या पेल्टन टरबाइन का। जब हेड बहुत कम होता है तो कौन से टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं? कैप्लन का। किसका? कैप्लन का। और जब हेड मीडियम रेंज में होता है, मीडियम रेंज में होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्लन का हम इस्तेमाल करते हैं जब लो हेड होता है, और फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं जब मीडियम हेड के आसपास होता है, और पेल्टन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब बहुत हाई हेड होता है। तो ठीक है, तो हेड की कहानी, हेड मतलब जो पानी आप स्टोर करते हो डैम की मदद से, उसकी हाइट को हम हेड बोल सकते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था तीनों पावर प्लांट का, थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो का। समझ में आया या नहीं आया? इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? अरे कमेंट करके जरा बताओ, कमेंट करके। कमेंट करके अपनी हाजिरी को दर्ज कराओ और बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रांसमिशन होती है पावर का, वो हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं। पावर ट्रांसमिशन का हम हाई वोल्टेज पे इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज कम हो जाते हैं और पतले कंडक्टर से या पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हो। मींस the losses are reduced and the size is also reduced for the conductor। जो पावर लॉस होता है that is inversely proportional to voltage square। पावर लॉस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर लॉस घटेगा। दूसरा जो एरिया होता है कंडक्टर का वो भी वोल्टेज स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में होता है। उसके बाद दूसरा सवाल आपका आता है कि हम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हो कौन सा कंडक्टर होता है। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ACSR का यूज करते हैं, बीच में होता है स्टील के कंडक्टर, चारों तरफ एल्यूमिनियम होता है। बीच में स्टील को इस्तेमाल करते हैं मजबूती देने के लिए, चारों तरफ एल्यूमिनियम होता है क्योंकि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कई बार पूछा जाता है कि ACSR कंडक्टर में जो लेयर्स होती है उसमें कितने कितने कंडक्टर होते हैं। तो पहली लेयर में एक कंडक्टर, दूसरी लेयर में कितने होते हैं 6 कंडक्टर। पहली में 1, दूसरी में 6, तीसरी में 12, चौथी में 18, फिर 24 ऐसे होता है। फर्स्ट लेयर में 1, दूसरी में 6, तीसरी में 12, 18, 24 ऐसे। ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इन लेयर्स में कंडक्टर की संख्या हम बता रहे हैं आपसे, ठीक है। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सैग क्या होता है। सैग जब आप सपोर्ट को, जब आप कंडक्टर को दो सपोर्ट के बीच में बांध देते हो तो कंडक्टर थोड़ा सा झूल जाता है। तो जो कंडक्टर झूल जाता है ना, तो लोवेस्ट पॉइंट कंडक्टर का और पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड सैग। दैट इज कॉल्ड सैग। सैग का फार्मूला होता है WL²/8T। T क्या है टेंशन, L क्या है सपोर्ट के बीच की दूरी, W क्या है वेट ऑफ कंडक्टर, W वेट ऑफ कंडक्टर, L सपोर्ट के बीच दूरी, T है टेंशन, ऐसा सैग। सवाल आता है टेंशन बढ़ेगा तो सैग के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैग बढ़ेगा। दूसरा सवाल आता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन कंडक्टर का घटेगा, टेंशन क्या होगा घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन घटेगा। सैग का फार्मूला ये होता है। सैग का जो शेप होता है आइडियल शेप होता है कैटेनरी, और प्रैक्टिकल शेप आप पैराबोलिक मान सकते हो। आइडियल कैसा होता है कैटेनरी शेप होता है, और प्रैक्टिकल कैसा होता है पैराबोलिक होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंसुलेटर की। तो जो इंसुलेटर होता है मेनली हम पोर्सिलीन का बनाते हैं। इंसुलेटर में टाइप की अगर हम बात करें तो पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। पिन टाइप इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो पिन टाइप को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए 33 kV तक के लिए। पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल हम 33 kV तक के लिए करते हैं, और वोल्टेज अगर 33 kV से ज्यादा है तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास कंडक्टर में टेंशन बहुत ज्यादा है, मींस ऐसा इंसुलेटर चाहिए जो मजबूत होना चाहिए, मतलब ट्रांसमिशन लाइन कहीं सडनली मुड़ गई हो, या लॉन्ग रिवर क्रॉसिंग हो, या कहीं पे शॉर्प कॉर्नर हो, तो ऐसी जगहों पे जो इंसुलेटर हम यूज करते हैं उसके पास मजबूती होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, अदरवाइज इंसुलेटर टूट जाएगा। वहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर या टेंशन टाइप इंसुलेटर। तो जहां हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहां पे टेंशन है स्ट्रेन टाइप, जहां हाई वोल्टेज चाहिए होता है 33 kV से ज्यादा वहां पे सस्पेंशन टाइप, और नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए हम पिन टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं 33 kV के लिए। स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है क्या, स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है टोटल वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है टोटल वोल्टेज ऑफ द डिस्क अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर। स्ट्रिंग इफिशियंसी अगर एक है इसका मतलब क्या कि जितने डिस्क हैं हर डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। स्ट्रिंग इफिशियंसी नॉर्मली 1 से कम होती है, 100% नहीं होती है। स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाने का तरीका है क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा करके, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा दो, या ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर करके, या कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके, या बाय यूजिंग गार्ड रिंग का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग इफिशियंसी को आप बढ़ा सकते हो। इसमें आता है इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर इंसुलेटर का 1 से ज्यादा होता है। सेफ्टी फैक्टर होता है क्या पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फैक्टर। पंक्चर स्ट्रेंथ वो वोल्टेज होता है जिस पे डिस्क पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और बिल्कुल डिस्क को चीरते हुए करंट फ्लो करती है। और फ्लैश ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है मिनिमम वोल्टेज जिस पे डिस्क तो नहीं डैमेज होती है मगर डिस्क के चारों तरफ की हवा, चारों तरफ की एयर आपकी जो है वो आयोनाइज हो जाती है और उस आयोनाइज्ड एयर के थ्रू करंट फ्लो करती है। बात समझ में आ रही है। तो ये कहानी है पंक्चर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज की। पंक्चर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज कम होता है, इसलिए सेफ्टी फैक्टर आपका 1 से ज्यादा होता है। फिर सवाल आता है पर यूनिट क्या होता है। पर यूनिट
पर यूनिट होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, पर यूनिट होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, पर यूनिट की कोई यूनिट नहीं होती है, पर यूनिट की कोई यूनिट नहीं होती है, पर यूनिट से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दो फार्मूले पर यूनिट के हैं, पहला है बेस इंपीडेंस, बेस इंपीडेंस जेड बी होता है क्या, केवीबी स्क्वायर अपॉन एमवीएबी, ये ओम में बेस इंपीडेंस होता है केवीबी स्क्वायर अपन एमवीएबी, और एक फार्मूला होता है आपका जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू केवीबी ओल्ड का स्क्वायर अपान केवीबी न्यू का स्क्वायर इंटू एमवीएबी न्यू अपान एमवीएबी ओल्ड। एक फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं पर यूनिट के, इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, याद रखोगे। जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड केवीबी ओल्ड स्क्वायर अपन केवीबी न्यू स्क्वायर इनटू एमवीएबी न्यू अपन एमवीबी ओल्ड, और दूसरा बेस इंपेडेंस का क्या होता है केवीबी स्क्वायर अपन एमवीएबी। याद रहेगा ये, यहां तक याद रहेगा जो पढ़ाया। उसके बाद हम बात करते हैं फॉल्ट एनालिसिस की। फॉल्ट एनालिसिस, हमारे पास जो भी फॉल्ट होती है दो प्रकार की फॉल्ट होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जहां पे तीनों फेज फॉल्ट में शामिल हो, लाइक ट्रिपल एल फॉल्ट या ट्रिपल एल जी फॉल्ट, और अनसिमेट्रिकल जहां पे तीनों फेज शामिल ना हो, जैसे एल जी या एल एल या एल एल जी फॉल्ट। जितने भी फॉल्ट हैं इनमें सबसे ज्यादा होने के चांसेस किसके होते हैं, तो एल जी फॉल्ट के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट इज एल जी फॉल्ट। एल जी फॉल्ट होती तो सबसे ज्यादा है, मगर सबसे कम खतरनाक होती है, लीस्ट सीवियर फॉल्ट। सबसे कम खतरनाक फॉल्ट कौन सी होती है, दैट इज एल जी फॉल्ट। लीस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट, सबसे कम होने के चांसेस किस फॉल्ट के होते हैं, तो सबसे कम होने के चांसेस होते हैं थ्री फेज फॉल्ट के। थ्री फेज फॉल्ट मींस ट्रिपल एल फॉल्ट या ट्रिपल एल जी, जहां पे तीनों फेज शामिल हो। सबसे कम होने के चांस होते हैं ट्रिपल एल फॉल्ट के, बट ट्रिपल एल फॉल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा सीवियर। मोस्ट सीवियर फॉल्ट इज थ्री फेज फॉल्ट, लीस्ट सीवियर फॉल्ट इज एल जी फॉल्ट, मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट इज एल जी फॉल्ट, लीस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट इज थ्री फेज फॉल्ट। उसके बाद आता है कि ग्राउंड फॉल्ट कौन सी होती है। ग्राउंड फॉल्ट जहां पे ग्राउंड इन्वॉल्व हो, लाइक एल जी फॉल्ट, एल एल जी फॉल्ट या ट्रिपल एल जी फॉल्ट। और नॉन ग्राउंड फॉल्ट होती है जहां पे ग्राउंड इन्वॉल्व ना हो, जैसे एल एल है या ट्रिपल एल है। उसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है शॉर्ट सर्किट केवीए का। शॉर्ट सर्किट केवीए ये बराबर होता है रेटेड केवीए या रेटेड पावर इनटू 100 अपान परसेंटेज इंपीडेंस। ये फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। दूसरा, आपको ये पता है कि जब फॉल्ट होती है तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो इस फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए, फॉल्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं। वी यूज इंडक्टर इन सीरीज विद द ट्रांसमिशन लाइन, या जिसको बोल सकते हैं सीरीज रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज रिएक्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल, सीरीज रिएक्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट। अब हम अगर फॉल्ट की बात करते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है न्यूट्रल करंट का। न्यूट्रल करंट बराबर होती है 3 इंटू जीरो सीक्वेंस करंट, आई एन बराबर 3 इंटू आई आर जीरो, आई एन बराबर 3 इंटू आई आर जीरो, दैट इज फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा न्यूट्रल करंट बराबर 3 इंटू जीरो सीक्वेंस करंट। उसके बाद जो फॉल्ट्स होती है उसमें होती है एक एल जी फॉल्ट। एल जी फॉल्ट क्या होती है, एल जी फॉल्ट में तीनों सीक्वेंस करंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, आई आर जीरो बराबर आई आर वन बराबर आई आर टू। सवाल आएगा ऐसी कौन सी फॉल्ट है जिसमें तीनों सीक्वेंस करंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो आई आर वन बराबर आई आर टू बराबर आई आर जीरो बराबर आई आर वन बराबर आई आर टू, और ये बराबर होता है ई अपान एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स जीरो। ई आपका वोल्टेज है जनरेटर का, ठीक है। और यहां से अगर आप फॉल्ट करंट की बात करोगे तो फॉल्ट करंट हो जाता है आपका 3 आई आर जीरो, ठीक है। यानी अगर आपकी जीरो सीक्वेंस करंट या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पता है तो फॉल्ट करंट क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एलजी फॉल्ट, एलजी फॉल्ट में क्या होता है, जो तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तीनों सीरीज में लगे होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एलजी फॉल्ट। याद आया,
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एलजी फॉल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एलजी फॉल्ट के बाद एलएल फॉल्ट की। तो अगर एलएल फॉल्ट की बात करें तो एलएल फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एब्सेंट होता है। सवाल आता है ऐसी कौन सी फॉल्ट है जिसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज एब्सेंट या जीरो सीक्वेंस करंट इज जीरो? तो आपका आंसर होगा एलएल फॉल्ट। एलएल फॉल्ट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो होती हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। हाँ, डायरेक्शन जरूर अपोजिट होती है बट मैग्नीट्यूड बराबर होता है। एग्जैक्टली आप लिखोगे तो IR1 होता है बराबर माइनस IR2, IR1 बराबर माइनस IR2 एग्जैक्टली लिखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। और फॉल्ट करंट का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो फॉल्ट करंट होती है √3 इंटू IR1, इसका मैग्नीट्यूड, या √3 इंटू IR2, ये लिख दो आप, √3 इंटू IR1 या √3 इंटू IR2। ये कहानी है आपकी एलएल फॉल्ट के लिए। ठीक है, एलएल फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट एब्सेंट होती है। उसके बाद बात आती है आपकी डबल एल जी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट। तो एलएलजी फॉल्ट की अगर हम बात करें तो एलएलजी फॉल्ट में तीनों सीक्वेंस वोल्टेज बराबर होते हैं। एलएलजी फॉल्ट की अगर हम बात करें तो एलएलजी फॉल्ट में तीनों सीक्वेंस वोल्टेज बराबर होते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हो VR0 बराबर VR1 बराबर VR2। कहां की बात कर रहा हूं मैं, एलएलजी फॉल्ट की। और तीनों करंट का सम जो है जीरो होता है, IR0 प्लस IR1 प्लस IR2 दैट इज जीरो। ये किसकी कहानी है, एलएलजी फॉल्ट की। ये कहानी याद रखोगे एलएलजी फॉल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है स्विच डायग्राम का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। स्विच डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस डायग्राम को बनाने में, ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस डायग्राम को बनाने में। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल की। अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, सबसे पहले होती है कोर, कोर के बाद कौन होता है, इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद कौन होता है, मेटेलिक सीथ, इंसुलेशन के बाद कौन होता है, मेटेलिक सीथ, और मेटेलिक सीथ के बाद कौन होता है, बेडिंग, बेडिंग के बाद कौन होता है, आर्मरिंग, बेडिंग के बाद कौन होता है, आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद कौन होता है, सर्विंग, आर्मरिंग के बाद कौन होता है, सर्विंग। ये मेटलिक अंडरग्राउंड केबल की लेयर्स का इंट्रोडक्शन है कि जो लेयर्स होती हैं किसके बाद कौन सी लेयर होती है। अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल हम नॉर्मली वहां पे करते हैं जहां पे डिस्टेंस, जहां पे क्राउडेड एरिया होता है। मींस अगर आपको लग रहा है कि ओवरहेड लाइन वहां पे हम नहीं ले जा सकते तो वहां पे हम यूज करते हैं, मगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करोगे तो महंगा पड़ेगा। अंडरग्राउंड केबल से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन महंगा पड़ता है, मगर वहां पे कर सकते हो जहां पे बहुत क्राउडेड एरिया है। जैसे मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि बनारस में मैं सांसद हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वहां पे बहुत ज्यादा रस है तो मैं अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल करूंगा। या अपने सपनों का शहर बसाना चाहते हो तो सब शहर के अंदर 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 ही अंडरग्राउंड केबल गई हुई है। तो अंडरग्राउंड केबल से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन महंगा पड़ता है, मगर होता बहुत रिलायबल है। बरसात हो गई या तूफान आ गया, पेड़ पौधा गिर गया तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज क्या होगा, ओवरहेड लाइन के ऊपर क्या होता है, गांव में आंधी तूफान आया, वायर टूट गया, बिजली कड़की और वायर टूट गया। तो इन सब चीजों का फर्क अंडरग्राउंड केबल के ऊपर नहीं पड़ता है कि बरसात हो जाए, पेड़ पौधा गिर जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी भूकंप आ जाए, इन सब का फर्क नहीं पड़ता। अंडरग्राउंड केबल इज रिलायबल मगर महंगा है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। दूसरी इसकी खामी क्या है कि अगर फॉल्ट हो जाती है तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना महंगा होता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करना, पहचानना, अरे जमीन के अंदर पता करना आसान होगा क्या, ऊपर तो ओवरहेड लाइन में तो पता करना आसान होता है फॉल्ट को, यहां फॉल्ट को पता करना मुश्किल होता है। अंडरग्राउंड केबल में कोर का काम क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करना, पावर को भेजना एक सिरे से दूसरे के सिरे तक। इंसुलेशन का काम क्या होता है कि दो कंडक्टर जो है आपस में चिपक ना जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उससे बचाने का काम होता है। मेटेलिक सीथ का काम क्या होता है, मेटेलिक सीथ का काम होता है मॉइस्चर से बचाना, कोर को मॉइस्चर से बचाना। बेडिंग का काम होता है कोरोजन से बचाना। आर्मरिंग का काम क्या होता है, आर्मरिंग का काम होता है बाहरी झटकों से, बाहरी चोटों से बचाना। सर्विंग का काम होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे बरसात धूप से बचाना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बरसात धूप से बचाना, बाहरी सुरक्षा चोटों से बचाना, कोरोजन से बचाना, मॉइस्चर से बचाना, कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाना। कोर का काम है पावर ट्रांसफर करना। कोर के तौर पे आप एल्यूमिनियम वगैरह के कंडक्टर या कॉपर के कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। इंसुलेशन के तौर पे पीवीसी, रबर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटेलिक सीथ के तौर पे एल्यूमिनियम के सीथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेड के सीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडिंग के तौर पे हम जूट या का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेसियन टेप का। आर्मरिंग के तौर पे स्टील की रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विंग के तौर पे हम हेसियन टेप या जूट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के इनवर्स रिलेशन में होता है, इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के इनवर्स रिलेशन में होता है, पहला चीज। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कोर है, ये क्या है कोर, और ये है मान लीजिए सीथ,
ये शीथ है। तो अगर आप कोर की सरफेस पे देखोगे तो कोर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। कोर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप शीथ की तरफ जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है और शीथ की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। अगर हम कोर के डायमीटर को या कोर के डायमीटर को हम स्मॉल डी मान लें और इसके डायमीटर को कैपिटल डी मान लें तो हमारे पास ये रिलेशन होता है, वो होता है ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, दैट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है? शीथ का डायमीटर। स्मॉल डी क्या है? कोर का डायमीटर। ये कोर है और ये शीथ है। या अगर रेडियस आप लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो R2, इसको आप लिख सकते हो R1। यानी अगर कोर की रेडियस को मैं R1 नाम दे दूं और शीथ की रेडियस को मैं R2 नाम दे दूं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम मींस इलेक्ट्रिक फील्ड या जो होती है वो कोर की सरफेस से मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप कोर से शीथ की तरफ जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है। कोर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे आप कोर से शीथ की तरफ जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है। The electric field is maximum at the surface of core, electric field is minimum at the surface of sheath। बात आ रही समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इससे में इकोनॉमिकल साइज के बारे में भी आता है। फिर हम बात करते हैं लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर होता है एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर, लोड फैक्टर 1 से कम होता है। ठीक है, हम चाहते हैं लोड फैक्टर जितना ज्यादा उतना अच्छा। लोड फैक्टर नॉर्मली 1 से कम होता है। एक होता है बेस लोड प्लांट, एक होता है पीक लोड प्लांट। बेस लोड प्लांट क्या होता है? बेस लोड प्लांट होता है जो 24 घंटे चलता हो, जो कंटिन्यूअस पावर को सप्लाई दे, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट। और पीक लोड पावर प्लांट एक होता है जो कुछ समय के लिए चलता है, 2, 4, 5 घंटे के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज्यादा हो जाती है तब, जैसे डीजल पावर प्लांट या पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट को हम दोनों तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस लोड प्लांट के तौर पे भी और पीक लोड प्लांट के तौर पे भी। जब पानी ज्यादा होता है रेनी सीजन में तो बेस लोड प्लांट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और जब पानी कम होता है समर सीजन में तो पीक लोड प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसको? हाइड्रो पावर प्लांट को। तो अगर हम बात करें पीक लोड प्लांट के तौर पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डीजल पावर प्लांट का, पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट का और हाइड्रो पावर प्लांट का समर सीजन में। और बेस लोड प्लांट की बात करें तो थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो। हाइड्रो कब? रेनी सीजन में। तो ये कहानी आपको याद रखनी है। लोड फैक्टर क्या होता है। उसके अलावा डाइवर्सिटी फैक्टर वगैरह की कहानी आपको पता होनी चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है तो डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा, सेफ्टी फैक्टर 1 से ज्यादा, फ्यूजिंग फैक्टर 1 से ज्यादा, ये सब फैक्टर 1 से ज्यादा वाले जो हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर सवाल आता है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो कैपेसिटर, आप यूज कर सकते हो सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड इन ओवर एक्साइटेड रीजन, आप यूज कर सकते हो सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, फेज एडवांसर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड इन ओवर एक्साइटेड रीजन। इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। फिर सवाल आता है फीडर का काम क्या होता है। सब स्टेशन से उस एरिया में जहां पावर भेजनी है, सब स्टेशन से उस एरिया में जहां पावर भेजनी है, पावर वहां तक भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फीडर का। फीडर में कोई टैपिंग नहीं की जाती, फीडर को डिजाइन करते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, करंट के हिसाब से, करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से फीडर को डिजाइन करते हैं। कोई टैपिंग नहीं करते हैं, कोई कटिया नहीं फंसाते हैं। कहां से? फीडर से। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटर की बात। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो है फीडर को जोड़ता है किससे? सर्विस मेन से। डिस्ट्रीब्यूटर से टैपिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना चाहिए किसमें? डिस्ट्रीब्यूटर में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को जोड़ने वाला जो वायर होता है, जो केबल होती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस मेंस। उसको क्या बोलते हैं? सर्विस मेंस। ये कहानी थी। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको रिकॉल कराने की कोशिश की है, और आपने देखा होगा कि आपको कितना याद था कितना नहीं याद था। इसका मतलब नहीं कि पावर सिस्टम इतना ही है, पावर सिस्टम बहुत बड़ा है, महासागर की तरह। उस महासागर से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स वगैरह जब आप बना लेते हो तो शॉर्ट नोट से रिवीजन आसान हो जाता है। देखो लगभग 1 घंटे में काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल करा दिए गए। तो अगर आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स होता तो आप बहुत आसानी से और जल्दी से पढ़ लेते। और बताओ, आप लोगों को कुछ कहना है तो, आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। एवरीवन मेरे साथ ऋषिकेश, अजय, नेहा, अजीत, खुशी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। ऋषिकेश बोल रहे आप क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हो गई कहानी आज की, राम कथा खत्म है। आज मैं क्लास ले रहा हूं वाईफाई स्टडी चैनल पे, द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी। लेकिन बच्चों की संख्या देख करके दिल टूट जाता है। 36 बच्चे,
36 बच्चे, इलेक्ट्रिकल के इतने ही बच्चे हैं। चिंटू हाय हाय चिल्लाता है, सर आईएएस कोड पढ़ाओ। चिंटू कहता है सर पावर सिस्टम का रिवीजन कराओ। चिंटू कहता है पीएलसी स्काडा पढ़ाओ। और जब पढ़ाया जाता है तो चिंटू कंबल और रजाई ओढ़ के सो रहा होता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? 1.32 करोड़ सब्सक्राइबर के चैनल पे 36 लोग। ये आपकी बेइज्जती है, मेरी कोई बेइज्जती नहीं है। मैं तो मेहमान बन के आज आपके पास आया हूं आपसे मिलने। मैं तो मेहमान बन के आया हूँ आपसे मिलने। खातिरदारी आप कितनी करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा क्या है। मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, सैटरडे संडे फिर चला जाऊंगा। नरेश कुमार हमारे साथ हैं, लवकुश सिंह भी हैं, जीएस यादव भी हैं, श्री राम माझी भी हमारे साथ हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी वगैरह? ऋषिकेश बोल रहे हैं वेलकम टू वाईफाई स्टडी। थैंक यू सो मच ऋषिकेश। नेहा का कहना और लोगों को पता ही नहीं होगा। इधर मैं गला फाड़ फाड़ के पिछले 1 घंटे से जुबान और दिमाग दोनों चल रहा था, बिल्कुल रेडियो और की तरह, कमेंट्री की तरह, लेकिन चिंटू का पता ही नहीं है। जीएस का कहना अब कब आपका क्लास है यूट्यूब पे? कल है मेरी क्लास सुबह 11 बजे। कल वाईफाई स्टडी पे मेरी 2 और क्लासेज हैं, एक कल सुबह है और एक कल शाम को है। एक कल सुबह 11 बजे है और फिर एक कल शाम को 6 बजे है। एक सुबह 11 बजे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ाऊंगा मैं, और एक शाम को 6 बजे जिसमें यूपीपीसीएल के लिए क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, यूपीपीसीएल के लिए कुछ शानदार फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लासेज मेरी अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे चलती हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेगुलर क्लासेज अनअकैडमी एसएससी जेई। बाकी वाईफाई स्टडी चैनल पे भी मुलाकात हफ्ते में आपकी से 1-2 दिन हुआ करती रहेगी। ठीक है, ताकि हम आपसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें। बाकी अगर प्लस सब्सक्रिप्शन किसी को लेना है अनअकैडमी पे तो आप 25 जनवरी से पहले यानी 24 की रात तक ले लो आप। ठीक है, क्योंकि फीस बढ़ने वाली है। फीस पहले ही बढ़ने वाली थी मगर बच्चों की डिमांड पे उसको होल्ड कर दिया गया, तो 25 से फीस हाइक हो रही है, तो उसके पहले ले लो। कोड आपके पास है RK11, यूज दिस कोड, गेट द सब्सक्रिप्शन, मेक मी योर मेंटर। ठीक है, उसके अलावा और अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है, कहना है, बैच से, फीस से, सब्सक्रिप्शन से, टीचर से, प्रिपरेशन से रिलेटेड इशू, तो मेरी प्रोफाइल पे जा करके आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया है तो राजकुमार सिंह 730 आप सर्च करना अनअकैडमी ऐप में, एसएससी के में जाके मेरी प्रोफाइल मिलेगी। और बोलो, कुछ कहना है? अनीस कुमार, नहीं मैकेनिकल की क्लास नहीं है अनीस। ऋषिकेश का कहना केवल 1 आवर्स का ही है। अरे 1 घंटा बहुत था, पूरा पावर सिस्टम खत्म हो गया, मेरा गला सूख गया चिंटू बोलते बोलते। चिंटू का सर बस 1 घंटे, दिल अभी भरा नहीं, यूं न जाओ छोड़ के। खुशी राय, ऋषिकेश कुमार, अजीत सिंह, नेहा और खुशी का गाना यू आर माई फेवरेट टीचर एंड सच, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल एंड एनर्जेटिक सेशन। ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि मैं आया इस सेशन को लेकर के, ये आपकी मोहब्बत थी। तो चलिए फिर बाकी की हम मुलाकात कल करेंगे। द नंबर ऑफ लाइक्स इज 98, इसको 100 पहुंचा दो और आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे फिर वाईफाई स्टडी पे मुलाकात करेंगे। एक एक वीडियोज लेकर के आएंगे कल सुबह और कल शाम को। ठीक है, तो इस चैनल पे हमारी अगर आपसे मुलाकात होगी तो सैटरडे संडेज में ही होगी। रेगुलर क्लासेज अनअकैडमी एसएससी जेईई पे चलती हैं। ठीक है, बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहाँ पे आप, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच चल रहा है यूपीपीसीएल जेईई के लिए, और थियरी का बैच भी एक चल रहा है जिसमें मशीन पावर सिस्टम डिजिटल चल रही है। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टेक नॉन टेक सब मिलता है। कोड आपको क्या लगाना है? RK11। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो आज के लिए अलविदा कहा जाए। अजय बोल रहे हैं आप जैसा टीचर मिलना बहुत भाग्य की बात है। ये तो मोहब्बत है अजय आपकी, बस।
नरेश कुमार बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए तो फिर आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय बाय।